हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे3 ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर एमसीक्यू सीरीज़ का सेशन नंबर 4। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर ये आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोज़ को आप प्लेस में जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेज को गेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्किन इफेक्ट जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी इनमें से कौन सी ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर। तो स्किन इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि जब हम एसी करंट को फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी करंट यहाँ पर सरफेस से फ्लो करने लग जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो इफेक्टिव एरिया है किसी भी कंडक्टर का वो यहाँ पर कम हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो यहाँ पर जब एरिया यहाँ पर कम होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जब भी स्किन इफेक्ट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी तो उस वजह से इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर करे हैं पिछले वीडियोज़ में भी, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना दिए हैं अब तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेस में जाकर देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो फिनोमेना होता है ओवरशूट और अंडरशूट का, उसकी मोटर स्पीड को लेकर के, तो वो इनमें से किस कारण को लेकर होता है और उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जब भी सडन चेंज ऑफ लोड होता है, जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, तो सडन चेंज ऑफ लोड होने की वजह से यहाँ पर मशीन के जो एक्सेलरेशन होता है वो एकदम से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसे ही यहाँ पर ओवरशूट और अंडरशूट के नाम से बोला गया है। तो ये कंडीशन जब भी होती है किसी मशीन में तो उसे यहाँ पर हंटिंग के नाम से जाना जाता है। और हंटिंग के प्रोड्यूस होने के कारण, पहला कारण तो इसने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया है कि सडन चेंज ऑफ लोड। इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है कि फॉल्ट यहाँ वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए। इसके अलावा हो सकता है कि वहाँ पर फील्ड करंट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएँ। जो लोड है उसके अंदर पीरियोडिक वेरिएशन की वजह से भी हो सकता है, ये पीरियोडिक वेरिएशन की वजह से भी। तो ये कुछ 3-4 कारण हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जब भी हंटिंग प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर वो जो भी मोटर है वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चल जाएगी, यानी कि उसका हो जाएगा लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक 3 फेज सर्किट ब्रेकर के अंदर रेटेड है 1250 एम्पियर और 2000 MVA 33 kVA के लिए। तो अब हमें यहाँ पर इसका निकालना है मेकिंग करंट कैपेसिटी। तो जो मेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है IM इज इक्वल्स टू 2.55 इंटू IB। यहाँ पर है ये IB का मतलब है ब्रेकिंग करंट, और जो ब्रेकिंग करंट निकलता है वो निकल कर आता है S अपॉन में √3 VL। यहाँ पर जो S है वो होगा एपरेंट पावर, और जो VL है ये होगा लाइन वोल्टेज। तो सब रेटिंग ऑफ द मशीन जो हमें यहाँ पर गिवन है, यानी कि एपरेंट पावर जो हमें यहाँ पर गिवन है वो गिवन है 2000 MVA, और जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी VL की। तो VL की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 33 kV। तो सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये यहाँ पर आएगा निकल कर के 2000 MVA अपॉन में √3 इंटू 33 kV यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻3। MVA का यहाँ पर मतलब है मेगा वोल्ट एम्पियर, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6। नीचे यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन ही है √3 इंटू 33 इंटू 10⁻3। तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 34.99 किलो एम्पियर। ये IB की वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब हमें निकालनी है मेकिंग करंट, तो वो निकल कर आएगी 2.55 को जब हम 34.99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था। तो उसका जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर वो निकल कर आएगा 89.22 किलो एम्पियर। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। वो काफ़ी एलेबोरेट करके ये चीज़ यहाँ पर समझाई तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी अगर आपको फॉर्मूलेज याद है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो इसे आप ऑलमोस्ट 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है उसे हम किस में मेज़र करते हैं यहाँ पर। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता क्या है कि जब आर्क एक्सटेंशन का टाइम होता है तो उस टाइम पर ट्रांजिएंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, उसकी जो पीक वैल्यू होती है चीज़ यहाँ पर कहलाती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, पीक वैल्यू। तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टेपर मोटर है, उसका स्टेप एंगल हमें गिवन है 2.5 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर गिवन है 3600 पल्स पर सेकंड। तो हमसे यहाँ पर पूछी गई है शाफ्ट स्पीड। तो शाफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो निकल कर आता है बीटा इंटू एफ अपॉन में 360। यहाँ पर जो बीटा है वो चीज़ होती है यहाँ पर स्टेप एंगल, जबकि एफ है वो है फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली अब हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेप एंगल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.5 डिग्री और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 36 पल्स पर सेकंड। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर पुट करनी है शाफ्ट स्पीड को निकालने के लिए। तो बीटा की जगह आ जाएगा 2.5 इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा 3600 अपॉन में 360। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 25 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 RPS, यानी कि इसका सही आंसर होगा C। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। ओके ना। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी यूनिट रैम्प फंक्शन का, तो उससे यहाँ पर कौन सा फंक्शन निकल कर आएगा। तो इस चीज़ को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी हम इम्पल्स फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा स्टेप फंक्शन, जिसे हम शो करते हैं UT से। और जब भी स्टेप फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा रैम्प फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं RT। और जब भी रैम्प फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो यहाँ पर निकल कर आएगा पैराबोलिक फंक्शन, यानी कि PT। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रैम्प फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, तो इस चीज़ से हम यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा पैराबोलिक फंक्शन, यानी कि इसका सही आंसर होगा A। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक 6 पोल मोटर के अंदर 4 मैकेनिकल डिग्रीज कितने इलेक्ट्रिकल डिग्रीज के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर गिवन है मैकेनिकल डिग्री 4 और पोल्स गिवन है 6। तो थीटा इलेक्ट्रिकल वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 6/2, यानी पोल की वैल्यू हमने यहाँ पर 6 पुट कर दी है और थीटा मैकेनिकल की वैल्यू है 4। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D 12 डिग्री। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से टाइप का इंसुलेटिंग फ्लूइड यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स के अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पर SF6 भी यूज़ किया जाता है, एयर भी यूज़ की जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंप्रेस्ड एयर भी यूज़ की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कॉस्ट यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट में इंक्लूडेड नहीं है। तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है किसी भी प्लांट की, वो उसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पैसा वहाँ पर लिया उसका जो ब्याज होता है वो भी इनिशियल कॉस्ट के अंदर ही आता है यहाँ पर। उसके अलावा जो सैलरीज जाती है हायर ऑफिशियल्स को, वो चीज़ भी यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। लैंड कॉस्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। इक्विपमेंट कॉस्ट होती है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ही आती है, यानी कि इनिशियल कॉस्ट के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पर ये पार्ट होती है रनिंग कॉस्ट का, तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा B। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो रनिंग कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने कितनी प्रोड्यूस करी है या फिर जनरेट करी है उसके ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक सर्किट गिवन है, उसके अंदर यहाँ पर हमें इंडक्टेंस की कुछ वैल्यूज़ गिवन है L1 और L2, और यहाँ पर हमें डिफाइन किया गया है कि L1 बराबर है 2L2 के, और यहाँ पर ये LEG नहीं L इक्विवेलेंट है। तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.7 हेनरी। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। तो जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर L1 और L2 पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, और जब भी इंडक्टेंस पैरेलल के अंदर यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकल कर आता है वो निकल कर आएगा L1 इंटू L2 अपॉन में L1 प्लस L2 से। तो इस तरीके से हम पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, L इक्विवेलेंट की जब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल कर आएगी 0.5 प्लस L1 L2 अपॉन में L1 प्लस L2। और जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो L1 है वो बराबर है
2L2 के। तो यहाँ पर L इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें गिवन थी 0.7 और इस वाले 0.5 को हम इस साइड ले आएंगे और तो L1 को हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं 2L2, तो इसकी जगह लिख देंगे 2L2 इंटू L2 अपॉन में 2L2 प्लस L2। अब जब हम इस वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर निकल के आएगी 0.2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2L2 इंटू L2 अपॉन में 3L2। तो एक L2 से यहाँ पर एक L2 यहाँ पर कट जाएगा और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो L2 की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.3 हेनरी। फिर इसके थ्रू हम यहाँ पर L1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो L1 की वैल्यू है 2L2 के बराबर, तो ये यहाँ पर L1 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 हेनरी। L1 और L2 दोनों की वैल्यू निकाल लिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 0.6 एंड 0.3 हेनरी। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके आपको इलेबोरेट वे में समझाया है तो इसलिए थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसे ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के अंदर निकाल देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर 2 लिस्ट गिवन है और इसमें हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो जो बॉलोमीटर है, बॉलोमीटर के थ्रू हम मेज़र करते हैं रेडिएशंस, और रेडिएशंस कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एच ब्रिज यहाँ पर यूज़ होता है डीसी मोटर्स के अंदर, और ये इसका यूज़ क्या है? ये यहाँ पर काम आता है वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने के लिए, और इसका यूज़ होता है डीसी मोटर के अंदर। एलवीडीटी टाइप का मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये यहाँ पर यूज़ किया जाता है डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के लिए। ये एज ए ट्रांसड्यूसर यहाँ पर वर्क करता है। और एनेमोमीटर, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये विंड स्पीड के लिए और विंड डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ होगा फ्लो के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड ऑफ हीटिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इंडक्शन हीटिंग की बात करें तो इसके अंदर जो हीटिंग होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है फ्रीक्वेंसी के, जबकि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें तो इसके अंदर जो हीटिंग होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग की, तो रेजिस्टेंस का कोई भी लेना देना नहीं होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी सप्लाई के। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मोटर ऐसी है जो मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन से फ्री है, यानी कि उसके अंदर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है वो होगा डी, हिस्टैरिसीस मोटर। यहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर ना ही तो टीथ्स होते हैं मोटर के अंदर, और ना ही यहाँ पर वाइंडिंग्स होती है रोटर के अंदर। जब ये दोनों चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो नॉइजलेस होगा, इसलिए जो इसका आंसर सही है वो है हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर एक टाइप की सिंक्रोनस मोटर ही है। इसके अंदर है क्या कि इसके अंदर यूनिफॉर्म एयर गैप है, यूनिफॉर्म एयर गैप है, और यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, हमें ऐसे एनकरेज करने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि फिल फैक्टर ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल कितना होता है। तो यहाँ पर जो फिल फैक्टर होता है ये एक एसेंशियल मेज़र है किसके लिए? क्वालिटी ऑफ सोलर सेल को मेज़र करने के लिए। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू लाई करती है वो करती है 0.7 से 0.82 के बीच में, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकल कर आता है मैक्सिमम पावर अपॉन में थियोरेटिकल पावर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया कि दो पैरेलल कंडक्टर्स जो करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि उनके अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे लेकर यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जब भी दो कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो करेगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, और जब भी ये करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्शन वाला फोर्स। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो उसके लिए ये कंडीशन यहाँ पर सही बैठेगी, और उसका जो सही आंसर होगा वो निकल कर आएगा देयर इज़ ए अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स। तो इसका सही आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि टेम्परेरी शेड्स के अंदर यहाँ पर कौन से टाइप की वायरिंग का यहाँ पर यूज़ होता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर होगा क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स, जिनको हम क्लीट की मदद से यहाँ पर वॉल्स के ऊपर अटैच कर देते हैं, और इसी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक प्रेमिसेस के अंदर, यानी डोमेस्टिक एरियाज़ के अंदर। फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यूज़ की जाती है क्लीट वायरिंग। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक सोलेनॉइड है जिसके टर्न्स की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 4000 टर्न्स, और इसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो है 0.126 हेनरी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर उसके अंदर हम करंट को फ्लो करते हैं 2 एम्पियर के, तो यहाँ पर उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 1/2 Li²। यहाँ पर L की वैल्यू जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 0.126 हेनरी, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/2 इंटू 0.126, और I यानी करंट की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2 एम्पियर, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इसका हम यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.252 जूल, और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A 0.252 जूल। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि सॉलिनॉइड के केस में जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर निकल कर आता है L = μ0 n² A/L। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर कौन सी डैम्पिंग यूज़ की जाती है। तो इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट में हमें यहाँ पर करना क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर होता है उसे हमें जल्दी से जल्दी स्टडी स्टेट पोजीशन के अंदर लाना होता है। तो स्टडी स्टेट पोजीशन में जल्दी से जल्दी लाने के लिए बिना ओवरशूट किए, यानी कि बिना ओवरशूट किए उसे जल्दी से जल्दी स्टडी स्टेट पर लाने के लिए हम यहाँ पर डैम्पिंग यूज़ करते हैं अंडर डैम्पिंग। जबकि जो ओवर डैम्प्ड होता है तो जो पॉइंटर स्टडी स्टेट पे आएगा वो स्लोली आएगा, जबकि अंडर डैम्प्ड है वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा। इसको कुछ एक आप ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पर ऑसिलेशन रहेगा, यानी कि कुछ एक फाइनाइट टाइम देगा ये अपनी स्टेडी स्टेट की वैल्यू के अंदर आने के लिए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले जेईई एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर को लेकर इनमें से इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे एनकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।